सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अमिताभ और आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जिस पर लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। दरअसल असम और मिजोरम की सीमा विवाद में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही जिक्र करेंगे ममता बनर्जी के दिल्ली आने के बाद की राजनीतिक हालात क्या कुछ बन रहे हैं, किन किन से उनकी मुलाकात हुई, इसका हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं असम मिजोरम के सीमा विवाद को लेकर। कल जिस तरह से असम और मिजोरम में सीमा विवाद के बाद जो हालात बने और हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ट्वीट करके एक तरह से अपील की कि इंटरवीन करें, वो मध्यस्थता करें, क्या हालात फिलहाल नज़र आ रहे हैं। ये पहला मौका ऐसा है कि जब दो राज्यों के बीच इस तरह का सीमा विवाद हुआ कि लोगों की जान तक चली गई। देखिए शाकिर, अगर बात की जाए कि दो राज्यों के बीच सीमा विवाद चला, दोनों ही राज्यों में, एक राज्य में तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और एक राज्य में बीजेपी की गठबंधन सरकार है, जहां पे बीजेपी कम सीटों के साथ सरकार में है। तो असम में और जो ये क्या नाम है मिजोरम की जो बात है, ये असम और मिजोरम में दोनों में ये अभी ये शुरुआत जो में अभी हाल फिलहाल में विवाद नहीं है, ये विवाद बहुत दिन से, बहुत पहले से चल रहा है। असम से जब मिजोरम अलग हुआ था तो मिजोरम ने ये कहा कि हमारी जो सीमा है, अभी आपको एक चीज़ इसमें बता देते हैं कि असम से 6 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। 6 राज्यों से सीमा विवाद को लेके असम के गतिरोध चलता रहता है असम में दूसरे राज्यों से। यही हाल मिजोरम के साथ है। मिजोरम कहता है कि मैं 1875 के जो नक्शा आया था उसके तहत मैं अपने राज्य की सीमाओं को डिफाइन करता हूं, लेकिन उनका कहना है असम का कि नहीं, हम 1933 को मानते हैं। 1933 का जो नोटिफिकेशन आया था हम उसको मानते हैं। नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो दोनों राज्यों की सीमाओं को बहुत तरीके से दिखा दिया गया है, लेकिन जब आप स्थानीय पे वहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ ग्राउंड पे, तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, कटीली जंगलें हैं, तो जिससे ये जो सीमा है उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। इसी को लेके ये विवाद चल रहा है, जो कल पहली बार बहुत ही हिंसात्मक हो गया। इसमें एक सबसे गौर करने वाली बात है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 11 जुलाई को भी ऐसा ही विवाद आया था। उस टाइम पे जोरमथांगा ने और असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा थे, उन्होंने गृह मंत्री से इस पे बोला था कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। उन्होंने इस पे हस्तक्षेप किया और शनिवार को ही गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे भी थे और जो पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनसे उन्होंने बैठक में बातचीत भी की। अगर आप देखेंगे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, उसमें ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की या तो सरकार है या तो फिर बीजेपी गठबंधन में है। उसमें दूसरी चीज़ ये देखने वाली है कि वहाँ के जो सचिव हैं मिजोरम के जो सचिव हैं और यहाँ असम के जो सचिव हैं, दोनों सचिव को बुला के दिल्ली भी तलब किया गया था और दोनों लोगों से ये कहा गया था कि आप यहाँ पे शांति बनाए रखिए। लेकिन वो शांति तब भंग हो गई जब असम की एक पुलिस टीम वहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। दरअसल बात यह है कि एक दो मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई है कि जो असम का जो ये इलाका है, वहाँ पे मिजोरम के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन मिजोरम के लोगों का कहना है कि इसमें बंगाल से आए हुए मुस्लिम हैं जो हमारे ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उन्हें ये डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो, जिस तेज़ी से असम में मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है उस तरह मिजोरम में भी ऐसा कुछ हो जाए। इस वजह से मिजोरम और असम में विवाद चला और जिसमें दोनों तरफ से आमने सामने पुलिस आई और गोली चली, जिसमें 5 पुलिस वालों के, एक नागरिक की जान भी चली गई, 50 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं। ये सब चीज़ें कल की बात है। आज जो इसमें अपडेट आया कि उनको 3 दिन के लिए वहाँ पे शोक घोषित कर दिया गया है और आगे की जो ये है कि गृह मंत्री और अमित शाह से बोला गया है कि आप इस पे हस्तक्षेप करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लें। लेकिन जिस तरह से ट्विटर पे दो मुख्यमंत्री आते हैं और ट्विटर पे प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री को टैग करके वो अपनी शिकायत दे रहे हैं, क्या बातचीत नहीं हो रही है गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच, गृह मंत्रालय और राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालयों के बीच? ट्विटर पे इस तरह से टैग करके और मदद मांगना, ये किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार
सरकार है, इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके मुख्यमंत्री अपनी ही जिस एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकारें हैं, वो अपने ही गृह मंत्री से ट्विटर पे मदद मांग रहे हैं, फोन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ बहुत ही अचंभित करने वाली है कि एक ही मतलब ये कह सकते हैं कि असम में तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार अभी हाल ही में बनी है और हेमंत बिस्वा शर्मा को नया सीएम बनाया गया, सर्बानंद सोनोवाल को हटा के। लेकिन जोरमथांगा जो वहाँ पे एनडीए की सरकार है, वहाँ पे मिजोरम में बीजेपी गठबंधन में 1 या 2 विधायक उसके वहाँ पे हैं और वहाँ गठबंधन में 2 राज्यों के सीएम जो हैं वो एक ही पार्टी या कह लें एनडीए के ही घटक दल के, मतलब एनडीए के ही नेता हैं या सीएम हैं। दोनों में मतलब इतनी अनबन इतनी ज़्यादा हो गई कि आप सोशल मीडिया पे आप आके एक मतलब पार्टी की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे हो और इतने बड़े इतने संवेदनहीन मुद्दे, मतलब इतने संवेदनशील मुद्दे को आप इतने संवेदनशील मुद्दे पे आप ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हो, आप एक दूसरे को टैग कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन इस पे गृह मंत्रालय या किसी ने इतनी जल्दी मतलब फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया कि जिससे ये 6 लोग मरे हैं उनको बचाया जा सके? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगली राजनीतिक खबर का रुख कर लें, जहां ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और लगातार मुलाकात का दौर जारी है। प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है और कांग्रेस के तमाम नेताओं से वो मुलाकात उन्होंने की है आज दिन भर, और भी मुलाकातें होंगी। और ऐसे में कहा यह जा रहा है प्रशांत किशोर से भी ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है। और ये इसके राजनीतिक मायने क्या अमिताभ, जिस तरह से प्रधानमंत्री से मुलाकात, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात, रणनीति क्या नजर आ रही है? हाँ देखिए शाकिर, इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि जो ये मुलाकात हो रही है, 5 दिन के लिए दौरे पे आई हैं ममता बनर्जी और वो आनंद शर्मा से मुलाकात कर रही हैं, वो कमलनाथ से मुलाकात कर रही हैं और अभी ये ऐसी भी खबर है कि वो अभिषेक मनु सिंघवी से भी कर सकती हैं मुलाकात और फिर उसके बाद वो कल राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकती हैं। और हो सकता है वो जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है संसद का, तो सारे नेता इस समय दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो हो सकता है वो कई और नेताओं से भी मुलाकात करें। तो इसको इस मायने से देखा जा रहा है कि 2024 की जो विपक्ष की रणनीति है उसको एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 के चुनाव में भी चंद्रबाबू नायडू, जो कभी एनडीए यानी कि बीजेपी के ही घटक दल थे, उन्होंने भी ये कोशिश की थी। हालांकि उनके पास इतना समय नहीं था कि वो ये जो विपक्ष की तैयारी है उसको तेज कर सके। लेकिन ममता बनर्जी के पास अभी बहुत समय और 2.5 साल, और पहले के मुकाबले 2019 में जैसे बीजेपी थी उसके मुकाबले कोरोना आने के बाद बीजेपी की स्थिति अभी कमजोर हुई है। इसका ताजा उदाहरण अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल चुनाव हार गई है बीजेपी, जहां पे सबसे ज्यादा बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां से वो जीतेगी, वहां पे सब कुछ बीजेपी ने कर लिया। दीदी वो दीदी वाले बयान, जय श्री राम के नारे, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी वहां पे जीत हासिल नहीं कर पाई। तो ये तैयारी जो ममता बनर्जी कर रही है 2024 की, लेकिन इसमें इसकी शुरुआत जो आपको बताऊं एक छोटी सी, हर साल 21 जुलाई को ममता बनर्जी शहीदी दिवस मनाती हैं। वो इसलिए मनाती हैं क्योंकि 1993 में उनके कुछ कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी, जिसको वो हमेशा हर साल 21 जुलाई को ही मनाती हैं। और उसका जो भाषण होता है वो अमूमन जो अभी तक होता आया कि पिछले 27 साल से जो होता आया वो हमेशा ममता बनर्जी बांग्ला भाषा में देती हैं। लेकिन इस बार ये संयोग कहें या प्रयोग कहें कि जो भी कहा जाए कि ममता बनर्जी ने पहली बार वो भाषण हिंदी और अंग्रेजी में दिया है। वो ऐसा क्यों की है? क्योंकि इसके पहले जब भी ये भाषण दिया जाता था तो सिर्फ बंगाल में पोस्टर लगते थे, लेकिन इस बार बंगाल से बाहर यूपी, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, कई राज्यों में पोस्टर लगे और कई राज्यों के जो मतलब क्या कहते हैं कि विपक्षी दल के नेता हैं उनको वर्चुअली जोड़ा भी गया था। तो इस वजह से ये हिंदी में भाषण दिए गए और अंग्रेजी में भाषण दिए गए। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक खास महत्व है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी गुजरात भी पहुंचती हैं क्योंकि 2022 में वहां लास्ट में नवंबर दिसंबर तक जाते जाते चुनाव है, वहां पे भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। वही उपस्थिति वो यूपी में भी दर्ज करवाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक। और फिर यही चीज़ देखने को मिली कि जैसे अभी वो दिल्ली में आई हैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जब आप अगर देखेंगे कि 2021 में जब चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल का, वहाँ के जो नतीजे आए, वहाँ नतीजे आने से पहले जितने भी विपक्ष के नेता थे सब ने ममता बनर्जी को स्वीकार किया। ममता बनर्जी एक आक्रामक होकर उन्होंने प्रचार किया, सब कुछ उन्होंने एक मतलब रणनीति के तहत किया।
सब कुछ करने के बाद उन्होंने चुनाव जीता और पहले से कहीं बेहतर। पहले अगर आप देखेंगे जैसे किसी भी राज्य में कोई पार्टी होती है जिसकी सरकार होती है, तो जैसे 5 साल बाद जब वहाँ फिर चुनाव होते हैं तो उस सरकार को एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ती है, तो सीटें कम होती है। लेकिन ममता बनर्जी के केस में ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी 2011 में जब आई तो 174 सीटें जीत के आई, 2016 में आई तब भी वो उससे ज़्यादा सीटें 202 या 211 सीटें जीत के आई। इस बार वो 221 या 222 सीटें जीत के आई, तो वो सीटों में ग्राफ में बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब कि ममता बनर्जी को लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली चीज़ ये भी है कि जैसे ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ बंगाल के क्षेत्रों में ही एक्टिव रहती है, बंगाल के बाहर उनका वर्चस्व नहीं। अगर 2019 चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा में उनकी पार्टी ने 63 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से 42 सीटें सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की थी। बाकी 21 सीटें जो थी वो बाहर मतलब पश्चिम बंगाल के बाहर की थी। लेकिन ममता बनर्जी जीती सिर्फ कितनी 22 सीटों पे। 22 सीट कहाँ की थी, वो पश्चिम बंगाल की थी। और उसमें जो उनको वोट प्रतिशत मिले थे, जितने भी वोट मिले 2 करोड़ कुछ लाख उनको वोट मिले थे, उन वोटों में जो 99.1% वोट थे वो बंगाल के थे। तो इसका मतलब ये समझा है कि बाहर के राज्यों में अभी उनका जनाधार नहीं है। लेकिन उसमें ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि हो सकता है जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनको स्वीकार करें, क्योंकि ममता बनर्जी अभी एक बयान उन्होंने हाल ही में दिया कि 2024 तक हर राज्य में खेला होवे और सभी बच्चों को या वहाँ के नागरिकों को फुटबॉल बांटा जाएगा, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में ये प्रयोग किया था। अब वो किसकी रणनीति थी वो देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी 2024 की जो तैयारी कर रही हैं उसमें वो कितनी खरी उतरती हैं। बिल्कुल, तो 2024 की रणनीति पर विपक्ष जुटा हुआ है। ममता बनर्जी और किन लोगों से मुलाकात करेंगी, क्या कुछ उनकी गतिविधियां रहेंगी, उस पर भी नजर रहेगी, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और तमाम जो राजनीतिक हलचल देश भर में होगी और जो महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी उस पर हम हर रोज़ की तरह फिर आएंगे, हाजिर होंगे आपके सामने, उस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, हमारे YouTube चैनल सन नाइस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।